सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने जो पिछली सी एलिगेंस की वीडियो थी वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे क्लीवेज प्रोसेस रहता है सी एलिगेंस में। सो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास पीओ जो जाइगोट है, ठीक है, उसमें हमें P1 लीनिएज और एक हमारे पास AB लीनिएज मिलती है। जो P1 वाली लीनिएज थी वो हमने बोला था कि वो स्टेम सेल की लीनिएज थी, और जो AB वाली लीनिएज थी वो हमने कहा था कि वो हमारी फाउंडर सेल की लीनिएज थी। अब उसके बाद हमने देखा था कि ए बी आगे डिवाइड करता है, ए बी ए में, ए बी पी में, देन ए बी ए आई, ए बी ए आर, ये आगे जाके हमारा फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स बनाते हैं, और ये आगे जाके हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन्स दोनों बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे हमने जो कंक्लूजन निकालना है, जो मेन ये बताना है कि जो हमारे फाउंडर सेल है, जो हमारा फाउंडर सेल है वो यहाँ पे अंडरगो करता है कंडीशनल डेवलपमेंट, और जो हमारी स्टेम सेल लीनिएज है, दैट इज पी स्टेम सेल की लीनिएज है, ये अंडरगो कर रही है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। अब ये हम कैसे बोल रहे हैं कि ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन या फिर डेवलपमेंट क्यों अंडरगो कर रही है, तो इसमें क्या होता है, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उन एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि क्यों ए बी जो है हमारी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में रखा है हमने, और P1 को हमने ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में रखा है, ठीक है। तो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इस EMS की बात करूँ, ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मैं अकेला EMS रखती हूँ और उसके साथ मैंने P2 की इंटरैक्शन नहीं करवाई, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो P2 है ना, हमने ये P2 हमारा EMS को स्टिमुलेट करता है कि ये आगे इसमें डिवाइड हो सके। तो हमने देखा P2 और EMS दोनों को हमने अलग अलग किया, तो हमने देखा कि P2 तो अपनी जो ओरिजिनल फेट थी P3 में जा रहा था वो, ठीक है, उसके अलावा आप देखो C में जा रहा था, फिर P3 आगे P4 में जाता है, और हमारी जर्म सेल की लीनेज भी बनती है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये P2 सेल था, स्टेम सेल था, ये तो ऑटोनोमस मोड शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस EMS की बात करूं तो मैंने देखा कि इस EMS ने जहां E और MS बनाना था, अभी अकेला MS और MS बना रही है। इसका मतलब कि जो ये इंटेस्टाइन बन रहा था, जो ये ई से इंटेस्टाइन बन रहा था, इसको बनाने में कंडीशनली कौन हेल्प कर रहा था, P2 हेल्प कर रहा था। तो इसका मतलब कि जो हमारा EMS है, जो हमारी EMS लगा लो या फिर जो भी आपका फाउंडर सेल लगा लो, ये अंडरगो करते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इनको सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम दिस P2 सेल। ऐसे ही अगर आप एक और केस लें और अगर आप दिस AB को अगर आप देखें, इसको अलग कर दे P2 से, तो वी विल सी कि ये भी आगे अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हमने कुछ फैक्टर्स देखने हैं इसी चीज़ को, EMS को अगर मैं और डिटेल में करूं, तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास EMS है, ये EMS आगे डिवाइड करती है इनटू MS और E, ठीक है। और ये भी मैंने बोला कि इसके साथ इसको कौन स्टिमुलेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है P2। उसके अलावा ये जो EMS आपकी MS और E में बन रही है, इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, P2 स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये अब क्या बनाएगी, मसल बनाएगी, मीजोडर्म लगा लो, और ये हमारा क्या बनाएगी, इंटेस्टाइन बनाएगी। और अगर मैं इस P2 को हटा देती हूँ, अगर मैं इस P2 को हटा देती हूँ अगले केस में, तो मैं क्या देखती हूँ कि अकेला MS बन रहा था। यही मैंने बात की अब यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे सिर्फ MS बनेगा। तो ये चीज़ हमारी कैसे स्पेसिफाई होती है, उस सिग्नलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगी। देखो, ये जो EMS है ये आगे जाके डिवाइड करती है यूजली MS में और E में, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने लेवल पे ये कौन कौन से फैक्टर्स रिलीज करती है। तो इसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है SKN1 जीन की। अब जो SKN1 है, अगर तो ये आ जाए तो ये डिवाइड कर देती है MS और E में। अब इसका नाम है स्किन डेफिशिएंट, ठीक है, इसका नाम SKN1 है, सॉरी स्किन डेफिशिएंट बोल गई, इसका नाम है स्किन एक्सेस जीन।
अब आपने ये तो डेव बायो में पढ़ा ही होगा कि जो भी किसी भी जीन का हम नेम देते हैं वो यूजुअली इस चीज़ से देते हैं कि वो म्यूटेशन करने के बाद क्या करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर SKN1 की अगर स्किन एक्सेस जीन की हम म्यूटेशन करवा देते हैं तो कोई भी इंटेस्टाइन नहीं बन रहा, और इंस्टेड ऑफ इंटेस्टाइन हमें क्या मिल रहा है, हाइपोडर्मिस मिल रहा है, मतलब हमें एक्स्ट्रा स्किन की फॉर्मेशन हो रही है। तो EMS को SKN1 की ज़रूरत होती है और इसी की प्रेजेंस में आके MS और E में जाके डिवाइड करती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है कि P2 का इस चीज़ पे कैसे इफेक्ट होता है, कि P2 कैसे इस चीज़ पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सेम वे अब हमारे पास यहाँ पे हमारा EMS। अब मैंने आपको बोला कि EMS को कंडीशनली कौन स्पेसिफाई कर रहा है, P2 स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, और कैसे करेगा, P2 कुछ पेप्टाइड्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं MOM2 पेप्टाइड, और इस MOM2 का पेप्टाइड का जो रिसेप्टर होता है, जो इसका रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट होता है EMS के ऊपर। तो ये MOM2 पेप्टाइड क्या करती है, जाके इस रिसेप्टर के ऊपर कर जाती है बाइंड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आगे MS में और E में करती है डिवाइड। तो ऐसे ही इसकी क्या करवाता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन करवाता है। और एक और चीज़, जब ये इसको स्टिमुलेट करवाता है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है एक जीन का, एक्सप्रेशन होता है जीन का विच इज़ POP1 जीन। तो जो हमारे MS वाले होंगे उनको POP1 जीन मिलेगा और जो E वाला होगा उसको POP1 जीन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो P2 सेल प्रोड्यूसेस C elegans homologue of a WNT protein which is MOM2, mainly WNT signaling यहाँ पे चल रही है, it is a kind of a WNT signaling cascade। तो P2 क्या कर रहा है, MOM2 को रिलीज कर रहा है जो कि WNT के साथ रिसेंबल करता है। फिर इस MOM2 को रिसीव कौन करता है, MOM2 पेप्टाइड रिसीव करता है EMS सेल अपने के रिसेप्टर से, MOM5 प्रोटीन उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो MOM2 पेप्टाइड है ये WNT का एनालॉग है, और ये जो रिसेप्टर है जो कि MOM5 है ये फ्रिजल्ड का एनालॉग रहता है। ठीक है, तो इस केस में ऐसे हमारी कंडीशनली स्पेसिफिकेशन होती है EMS के केस में। अब थोड़ा सा हम और चलते हैं आगे, जैसे कि हमने SKN1 की बात की, ऐसे ही हमारे पास दो और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। वो कहाँ पे काम करते हैं, तो अगर आप देख रहे हो EMS में, तो यहाँ पे मैंने बताया SKN1 का रोल। अब हमने बताना है PAL1 का रोल। अब PAL1 किसके लिए रिलेटेड है, जहाँ पे भी आपको सोमैटिक डिसेंडेंट्स दिख रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी आपको ऐसे सेल्स दिख रहे हैं जो कि आगे जाकर सोमैटिक सेल्स बना रहे हैं, तो उनका हमारा रखवाला होता है PAL1। तो PAL1 हमें चाहिए होता है फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक डिसेंडेंट्स। ठीक है, तो एक हमने किसके बारे में देखा, एक हमने देखा SKN1 के बारे में, वो आपको पता लग गया। सेकंड मैंने बताया PAL1 के बारे में, जो कि किसके लिए नीडेड है, सारे सोमैटिक डिसेंडेंट्स के लिए नीडेड है। अगर PAL1 में म्यूटेशन हो गई, अगर PAL1 में म्यूटेशन हो गई तो कोई भी यहाँ पे सोमैटिक लीनिएज नहीं बनेगी। जो भी आप मसल्स बना रहे हो, C और D बना रहे हो, वो आगे नहीं बनेगी। P2 के आगे जो भी लीनिएज है, ये C की, ये D की, ये सारी लीनिएज को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये C को, ये D को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा PAL1 कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसकी म्यूटेशन अगर हो गई तो C भी नहीं बनेगा, D भी नहीं बनेगा। थर्ड जो हमारा आता है डैट इज PAL1 और MEX3 का रिलेशन। अब ये चीज़ क्या है, अब किसी को PAL1 को भी तो रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर ये सारे ही सेल्स में चला गया फिर क्या होगा, तो MEX3 क्या करता होता है, ये हमारा रेगुलेट करता है PAL1 को। जहाँ पे MEX3 होगा वहाँ पे PAL1 नहीं होगा, जहाँ पे PAL1 होगा वहाँ पे MEX3 नहीं होगा। ठीक है, तो MEX3 भी इसको इनिबिट करता है, ऐसे ही SKN भी इसको इनिबिट करता है। मतलब हर किसी का अपना अपना एरिया है। जहाँ पे SKN होगा वो बाकियों को इनिबिट करेगा, जहाँ पे PAL1 होगा वो बाकियों को इनिबिट करेगा। ऐसे ही जो हमारा एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ले जाता है डैट इज PAI1। अब ये नेसेसरी है हमारा, दिस इज नेसेसरी फॉर जर्म लाइन फेट। तो जितने भी हमारी जर्म लाइन लीनेजेस बन रही हैं उनके लिए हमारा PAI1 है। अब सेम वे अगर PAI1 में आपको म्यूटेशन देखने को मिलती है देन फिर क्या होता है,
ब्लास्टोमियर विल अडॉप्ट सोमैटिक फेट, मतलब कि यहाँ पे अब जर्म सेल्स नहीं बनेंगे, सोमैटिक फेट आ जाएगी। ये आपने देखा ना, ये तो आपके जर्म सेल्स बन रहे थे, ये आप Z2 देख रहे हो, Z3 देख रहे हो, ये आगे नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स की फेट होगी, ठीक है। अब उसके बाद EMS का केस देख लिया, डिफरेंट काइंड ऑफ हमने सिग्नलिंग देख ली कि कैसे कर रहे हैं। अब एक सिग्नलिंग आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, देखो एक तो आपका जो P2 था, एक जो आपका यहाँ पे P2 था वो किसको इंड्यूस कर रहा था, EMS को। अब जो आपका P2 है वो एक और चीज़ को इंड्यूस करता है, डैट इज़ ABA, यहाँ पे इनको। अब ये चीज़ आप सोच रहे होगे कि कैसे होगा, है ना, तो इमेजिन करो, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं हम, बिल्कुल। तो ये मैंने सेल ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे ले लिया मेरा P2। अब P2 किसको स्टिमुलेट कर रहा था, EMS को। उसके साथ साथ जो हमारे P2 भैया हैं, जस्ट अ मिनट, अब उसके साथ साथ जो हमारे P2 भैया हैं वो EMS को तो कंडीशनली रेगुलेट करते ही हैं, उसके अलावा EMS को करने के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ABA और ABP। अब आपको ये भी पता है ये आगे जाके फेरिंग्स हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपके ABP को P2 कंडीशनली स्पेसिफाई कर दे तो ये बनाता है HN, हाइपोडर्मिस और हमारे न्यूरॉन्स। और अगर और हमारा जो ABA है वो P2 के प्रेजेंस में बनाता है PHN, ठीक है। यही हमें अभी तक देखने को मिला है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं P2 को स्टिमुलेट नहीं करूँगी तो मेरे पास क्या होगा कि फेरिंग्स और फेरिंग्स ही बनेगा, मतलब कि ये जो आप PHN देख रहे हो और HN यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि जो P2 है वो ABA और ABP को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ABA को बोलता है कि तुम न्यूरॉन्स बनाओ, हाइपोडर्मिस बनाओ, ठीक है, इंटीरियर फेरिंग सेल बनाओ, ठीक है। और अगर आप P2 को किल कर देते हो, ठीक है, तो ABP जो है, ये जो हमारा है वो नॉर्मल सेल्स नहीं बना पाएगा, अपने अकॉर्डिंगली जो स्पेसिफिकेशन नहीं कर पाएगा। अब हमने देखा कि P2 EMS को स्टिमुलेट कर रहा था थ्रू WNT पाथवे, यही हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि इन केस ऑफ AB और ABP को ये कैसे स्टिमुलेट करता है, डेल्टा नॉच पाथवे से। यहाँ पे आपको डेल्टा नॉच पाथवे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये थोड़ा डेल्टा नॉच के पाथवे के बारे में हम पुष्टि कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक है हमारा ABP, ये भी हमारा इक्विवेलेंट सेल है और ये भी हमारा इक्विवेलेंट सेल है, ठीक है। ये हो गया हमारा P2, इसके साथ लगा हुआ है हमारा EMS, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये हो गया ABP के पास हो गया GLP प्रोटीन, इसके पास प्रेजेंस है GLP-1 प्रोटीन की, P2 के ऊपर प्रेजेंस है APX1 की, इसका नाम है एंटीरियर फेरिंग्स एक्सेस। मतलब अगर P2 की आपको डेफिशिएंसी हो जाती है, P2 कंडीशनली स्पेसिफाई नहीं कर पाता, तो दोनों साइड पे फेरिंग्स ही बनता है, वो ऊपर हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन में नहीं बना सकता। अब GLP क्या है भाई, ये जो GLP-1 है ये है आपका नॉच, डेल्टा नॉच पाथवे देखा है ना, जिसमें नॉच आपका रिसेप्टर होता है और जो लीगेंड है वो आपका डेल्टा होता है। अब यहाँ पे डेल्टा कौन एक्ट कर रहा है, डेल्टा इज योर APX1। अब देखो एक के पास हमारा क्या है APX1, एक के पास क्या है GLP-1, तो सिमिलरली क्या होगा, लीगेंड की इंटरैक्शन होगी रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर के साथ ये GLP-1 हो गया, ये APX1 हो गया। तो ऐसे ही उसको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ABP के पास GLP-1 प्रोटीन है, P2 ब्लास्टोमियर के पास APX1 प्रोटीन है, ठीक है। APX1 का सिग्नल सिमिट्री ब्रेक करेगा ABP और ABA के बीच में,
ठीक है, और फिर आगे जाके अपनी अपनी फेट ये बना लेगा। तो इसने स्टिमुलेट किया GLP-1 प्रोटीन को विच वॉज प्रेजेंट ऑन द AB डिसेंडेंट नेमली द ABP ब्लास्टोमियर। अब अगर किसी में म्यूटेशन हो जाती है, तो अगर हम म्यूटेशन का केस भी देख लें, इफ देयर इज अ म्यूटेशन, इफ देयर ए म्यूटेशन इन GLP-1 जो कि आपका रिसेप्टर है, तो ABPB किस में बदल जाएगा, ABA सेल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। ये क्या बना रहा था, PHN बना रहा था, अबे फोन कर, ये बना रहा था, हाँ इसका मैंने वो बनाया हुआ है थोड़ा सा, ये हो गया अबे फोन कर, ये बोल रहा है हाँ भाई करता हूँ। तो ये छोटी सी ट्रिक से मैंने जो है ये इसको याद किया हुआ है कि अबे फ़ोन कर, हाँ करता हूँ। तो अगर आपका ये GLP और APX का पाथवे नहीं चलेगा तो डिफ़ॉल्ट फेट हमारी फेरिंग्स वाली होती है, तो ये भी आगे जाके हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन की जगह पे फेरिंग्स भी बना देगा, मतलब कि नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी वहाँ पे। तो हमने देखा कि जो आपका P2 था वो कंडीशनली स्पेसिफाई कर रहा था कौन कौन सी, AB, P और ABA लीनिएज को भी और उसके अलावा EMS को भी। ये भी देखा कि EMS को वो WNT पाथवे के थ्रू करवा रहा है और AB और ABP वाले पाथवे को वो कौन से पाथवे से करवा रहा था, मैंने अभी देखा डेल्टा नॉच पाथवे के साथ स्टिमुलेट करवा रहा था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल। और अगर इसको और आपने समरी में अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो समरी भी मैं बता देती हूँ कि ये रहा आपका ABP, ये रहा आपका ABA, ठीक है, इसके साथ ये रहा आपका P2 और ये रहा आपका EMS। ये लगा लो आप EMS, ये लगा लो आप ABP, ये लगा लो ABA, ये हमारा हो गया हीरो विच इज़ P2। ठीक है, अब ये तो आपको पता है P2 और ABP के बीच में कौन सी सिग्नलिंग चल रही है, यहाँ पे हमारी चल रही है डेल्टा नॉच पाथवे, डेल्टा नॉच पाथवे। यहाँ पे हमें पता है कौन कौन से लिगेंड्स हैं, यहाँ पे आपके पास है GLP-1, APX1, ये आपका नॉच है रिसेप्टर और ये आपका लिगेंड है डेल्टा। और इनके बीच में कौन सी चल रही है, ये भी आपको पता है, ये आगे किस में डिवाइड होगा, E में और MS में। इसको POP1 नहीं मिलता, इसको POP1 मिल जाता है। फिर उसके अलावा हमने क्या देखा था, यहाँ पे कौन सी चलती है, यहाँ पे चलती है WNT सिग्नलिंग। वहाँ पे भी हमने देखा था कि WNT सिग्नलिंग में ये कौन सा रिलीज़ करती है, MOM2 पेप्टाइड, जो कि क्या है, लीगेंड है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, MOM5 रिसेप्टर, जो कि फ्रीजल्ट का क्या है, होमोलोग है। तो ऐसे इसमें हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन हो सकती है। तो समरी हमारी ये निकलती है, तो इस सारे पार्ट की समरी हमारी ये निकलती है कि जो हमारी C एलिगन की स्पेसिफिकेशन है, अगर आप उसको गौर से देखो, देन दैट इज ऑटोनोमस एज वेल एज कंडीशनल। और आपने ये भी देखा कि कंडीशनल कौन अंडरगो करता है, फाउंडर सेल वाला पार्ट, और ऑटोनोमस अंडरगो करता है हमारा P1 सेल के डिसेंडेंट्स वगैरह। ठीक है, हमने देखा P1 को अकेला रखो तो वो अपनी वो फेट कर लेते हैं, लेकिन अगर सोमैटिक वाले AB डिसेंडेंट्स को अकेला रखो तो वो अपनी ग्रोथ आगे नहीं कर पाते। सो दिस वाज ऑल, जो कि आपका पिछला C एलिगन वाले पार्ट में रह गया था। वीडियो को अच्छे से देखो, ये आपके छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आगे आपको काम आएंगे। जैसे कि स्किन 1 का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कई बार। ठीक है, और डिटर्मिनेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। POP1 वगैरह वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा 2017 के अंदर। तो ये सारे एरियाज़ है जहाँ पे मैंने आपको बता दिया। पॉसिबली आप ये लगा लो कि 36 से या 40 मार्क्स का अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें इस पार्ट से क्वेश्चन आ रखे हैं। सो दिस इज an important part. This is in continuation with the previous video. Thank you everyone.